हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। मैं मोनू कुमार आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 1 जीव विज्ञान क्लास 11 का। ठीक है, तो हम लोग अब इस वीडियो में, चूंकि वो समाप्त हो चुका है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग अब नया लेसन शुरू कर रहे हैं, जो कि है हमारा क्लास 11 का अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जीव जगत का वर्गीकरण, सबसे पहले हम लेसन को समझ लेते हैं। ठीक है, जीव जगत आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर सजीवों की बात की जा रही है, चाहे वो पेड़ हो और चाहे जंतु हो या पादप हो, सभी की बात की जा रही है। उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, किस आधार पर किया गया, इत्यादि के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो समझ में आया पढ़ना क्या है? जीव जंतुओं का वर्गीकरण ही पढ़ना है कि कब कब किसने किसने किया, किस आधार पर किया, इत्यादि इसी सब चीज के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत यहाँ से होती है कि वर्गीकरण की। जब हम लोग आदि मानव थे, जब हमारे जो वंशज थे आदि मानव थे, जब उनमें धीरे धीरे बौद्धिक विकास प्रारंभ हुआ, बुद्धि का विकास शुरू हुआ। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि बांटना शुरू कर दिया था तभी से, क्योंकि तब उन्होंने जंतुओं को भाज्य अभाज्य, है ना, शाकाहारी मांसाहारी इत्यादि के आधार पर बांटा था। लेकिन वर्गीकरण में ये सब व्यवहारिक वर्गीकरण था या है। ठीक है, तो वर्गीकरण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सर्वप्रथम, ये तो है, यहाँ तक कि आचार्य चरक ने और कई सारे जो भी हैं हमारे वैज्ञानिक और आयुर्वेदाचार्य जो भी हैं, सब लोगों ने बांटा। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार या फिर वैज्ञानिक तरीके से सर्वप्रथम जो वर्गीकरण का प्रारंभ हुआ वो किसने किया था? एक महत्वपूर्ण नाम है अरस्तु ने, इतिहास में है। ठीक है, हमने देखो पहली चीज ये जान ली ने कि वर्गीकरण बहुत पुराना है, आदिमानव ने शुरू किया। ठीक है, भाज्य अपने हिसाब से बांटा, लेकिन व्यवहारिक तरीके से, तो वैज्ञानिक तरीके से किसने सर्वप्रथम बांटा? वो थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पौधों जंतुओं को बांटना शुरू किया। समझ में आया? तो ये महत्वपूर्ण चीज एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है और जनरल नॉलेज या फिर आप ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए ये जरूरी भी है कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? कौन से वैज्ञानिक थे? अरस्तु ने। अब इन्होंने किया क्या था? इन्होंने देखा था कि जितने भी पौधे हैं, ठीक है, उनको इन्होंने 3 पौधों को पौधों का वर्गीकरण, इन्होंने पौधों का क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया, और जंतुओं का भी वर्गीकरण किया। जंतुओं का ये वर्गीकरण लिखा है। ठीक है, ये वर्गीकरण लिखा है। और दोस्तों, हमारी राइटिंग में थोड़ी कम बनती है, इसलिए आप लोग उस पर ना ध्यान दे करके हमारी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, है ना। आप लोग अपना अच्छा कीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, है ना। तो ये चीज हो गया। पौधों का उन्होंने वर्गीकरण किया। इन्होंने सर्वप्रथम पौधों को क्या किया कि बाह्य आकारकी के आधार पर, बाह्य आकारकी के आधार पर किसके आधार पर? बाह्य आकारकी के आधार पर पौधों को बांट दिया था। किसमें? शाक, झाड़ी, झाझी लिख दिया है, शाक, झाड़ी और पेड़ में बांटा। पौधों का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम अरस्तु ने बाह्य आकारकी के आधार, ये था क्या था? ये आधार था। इसी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया, शाक, झाड़ी और पेड़ में 3 तरीके से विभाजित कर दिया। तो पौधों का वर्गीकरण इन्होंने कर दिया। उसके बाद
अरस्तु ने देखा कि कुछ जंतुओं में जो जंतु हैं जो मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो सब जंतु की श्रेणी में रख दिया उनको, और देखा कि उन जंतुओं को अरस्तु ने दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। एक इसमें क्या था, लाल रक्त कणिका आधार थी, लाल रक्त कणिका, ठीक है। तो देखिए समझ में आ रहा है, अरस्तु ने सबसे पहले वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये प्रथम वैज्ञानिक थे पूरे विश्व में। इन्होंने समस्त जीव जगत को दो समूहों में बांट दिया, पौधे में और जंतु में। अब क्वेश्चन आता है कि पौधों को किसके आधार पर बांटा, तो बाह्य आकारकी के आधार पर। बाह्य आकारकी क्या होती है कि वो देखने में कैसे लगती है, जैसे आप साग को देखेंगे, ये छोटी छोटी जैसे जड़ी बूटी टाइप की हर्ब्स होती हैं, ठीक है। उससे बड़े जो झंखाड़ होते हैं, झाड़ियां होती हैं, जैसे आप छोटे छोटे वृक्ष देखते हैं इतने बड़े बड़े, है ना, ये होते हैं। और एक पेड़ होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, है ना, जिनमें तना होता है। तना वैसे इन सब में भी मिलेगा, लेकिन ये लंबाई में काफी बड़े, तो ये सबसे छोटे होते हैं, ये इससे बड़े होते हैं, सबसे बड़े ये होते हैं। तो तीन तरीके से पौधों को विभाजित कर दिया, शाख, झाड़ी और वृक्ष में विभाजित कर दिया ट्री में। ये समझ में आ गया बाह्य आकारकी के आधार पर। उसके बाद जंतुओं को वर्गीकरण किया अरस्तु ने। तो जंतुओं का वर्गीकरण किया अरस्तु ने, तो उन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण दो प्रकार से कर दिया। एक जिनमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती थी, और दूसरा वो जिनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती थी। तो समझ में आ गया है ना यहाँ तक। अभी हमने अरस्तु का क्लियर किया है। अरस्तु ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, समस्त जीव जगत को दो समूह में बांटा, ठीक है, जगत नहीं यहाँ पर, दो समूहों में बांटा, पौधे और एक था हमारा पौधा, दूसरा जंतु समूह। यहाँ पर हम समूह लिख देते हैं, ठीक है, ये समूह, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, समझ में आया। इस तरीके से बांट दिया। उसके बाद ये समझ में आ गया होगा आपको कि अरस्तु ने, देखे एक लाइन में फिर से इसी को दोहरा देते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण पर जीवों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, अरस्तु ने किया था। कितने समूहों में बांटा था, दो समूहों में बांटा था। कि कौन कौन से समूहों में बांटा था, पौधे और जंतु समूह में बांटा था, ठीक है। फिर पौधों को कितने समूह में बांटा था, तीन समूह में बांटा था। कौन कौन से समूह में बांटा था, शाख, झाड़ी और वृक्ष या पेड़ या ट्री में बांट दिया। किसके आधार पर बांटा था, क्या देखकर बांटा था, आकार देखकर, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सबसे बड़ा, बांट दिया। उसके बाद जंतुओं को कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, दूसरा हम लिखे दे रहे हैं, या फिर आप समझिएगा इस चीज को। तो एक जिनमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और एक जिनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। जैसे कि हम लोगों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, मनुष्यों में, तो वो एक तरफ। आप देखेंगे कि मक्खी में या फिर जितने आर्थ्रोपोड हैं उनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो उनको एक तरफ। समझ में आ गया, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, आ गया होगा। इसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो ये अभी हमने एक चीज इसमें देख लिया है, ठीक। इतिहास में या परिचय में इसको मिटाते हैं, और ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसे एक एक करके लगभग अपने हिसाब से बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इसके बाद देखिए कई सालों तक ये पद्धति पूरी तरह से मान्य रही, वैज्ञानिकों ने भी माना, लेकिन कहते हैं ना, समय के बाद धीरे धीरे आप कितना भी सुधार कर लीजिए, कमियां आ जाती हैं समय के अनुसार। तो इसमें भी कुछ कमियां नजर आने लगी। फिर उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक और वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। वैज्ञानिक का नाम आप सभी लोग जानते हैं, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, वर्गीकरण के पिता भी हैं ये। तो इन्होंने अरस्तु के वर्गीकरण में सुधार करते हुए इन्होंने उसको समूह में ना करके जगत में बांट दिया। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण जो किया, जीव को
जीव जगत का वर्गीकरण जो किया, पादप जगत और जंतु जगत। अच्छा, ये चीज दोनों में था, जंतु जगत वहां पर भी बांटा था, लेकिन यहाँ पर वहां पे समूह था, यहाँ पे आप जगत में बांट दिया। मतलब दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे जीव हैं, वृक्ष हैं, सब दो जगत में रख दिया। एक था जगत पादप, दूसरा था जगत जंतु। ये समझ में आया ना? इसी को द्विनाम पद्धति भी बोलते हैं, या फिर दो जगत प्रणाली। कैरोलस लिनियस ने इसी को, ये यहाँ पे जीव जगत, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं दो जगत प्रणाली। समझ में आ गया होगा ना? तो दो जगत प्रणाली या द्विजगत प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की थी। इसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में किया था। पुस्तक का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, सिस्टमा नेचुरी। इसमें इन्होंने इस पद्धति का वर्णन किया था, इस प्रणाली का वर्णन किया था। तो अरस्तु के बाद किसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में समस्त जितने भी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड गलत बोल दिए, ठीक है, पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको दो जगत में बांट दिया, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इसमें क्या आधार था? आधार क्या था? किस आधार पर बांट दिया, किस आधार पर इन्होंने बांट दिया था? तो इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत को कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, किसके आधार पर बांट दिया? कोशिका भित्ति के आधार पर बांट दिया, कोशिका भित्ति के आधार पर बांट दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जितने भी जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको रख दिया यहाँ पे पादप जगत में। एक दो चीजें और थी जो इन्होंने देखा था, कोशिका भित्ति के आधार पर प्लस चलन अंग के आधार पर प्लस पोषण के आधार पर। ये तीन प्रमुख थे। सबसे प्रमुख ये थे, कोशिका भित्ति को इन्होंने निशाना बनाया और सारे जीवों को किसके आधार पर बांट दिया? कोशिका भित्ति के। तो इसको चलिए समझते हैं। देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में समस्त जीव जगत को दो जगतों में बांटा, एक पादप जगत और जंतु जगत। किस आधार पर बांटा था? कोशिका भित्ति, चलन अंग और पोषण के आधार पर। कोशिका भित्ति उन्होंने क्या किया कि देखा कि भाई उन्हें जितना पता था, ठीक है, जितने भी जंतु हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको उठा करके रख दिया पादप जगत में, जिनमें चलन अंग पाया जाता है उनको जंतु में रख दिया। ठीक है, और पोषण के आधार पर, मतलब वो स्वपोषी है कि परपोषी है, मतलब पोषण साधारण शब्दों में समझे तो एक जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको रख दिया पादप जगत में, जो नहीं बना पाते उनको जंतु जगत में रख दिया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलन अंग हो गया, तीसरा है हमारा पोषण। यहाँ पे हम सीधा स्वपोषी लिख देते हैं, पोषण ब्रैकेट में स्वपोषी लिखते हैं, स्वपोषी। समझ में आया ये चीज, है ना? तो देखिए, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, अगर किसी भी जीव में कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो कहाँ रहेगा वो? पादप जगत में। समझ में आया? अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो वो जंतु जगत में पाया जाएगा। मतलब अगर कोशिका भित्ति नहीं होगी तो जंतु जगत में, अगर है तो पादप जगत में। चलन अंग, जैसे पेड़ देखते हैं आप लोग, चल नहीं पाते, है ना? पेड़ जहां पर स्थिर होते हैं, बस उन्होंने इतना देखा, और जो स्थिर होते हैं उनको यहां से हटा के यहां पे रख दिया। ये भी क्लियर हो गया। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधों को
किसी दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तब उन्होंने क्या किया कि पोषण को के आधार पर जो स्वापोषी हैं उनको उठा के रख दिया पादप में और जंतु से उनको हटा दिया। तो यहाँ पर कैरोलस लिनियस की दो जगत प्रणाली आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। द्विजगत प्रणाली कब और किसने प्रस्तुत की थी? द्विजगत प्रणाली कैरोलस लिनियस ने। आज से लगभग 250 वर्ष पहले की बात है ये, 250 वर्ष पहले की बात है, अभी की नहीं है ना, ये 250 साल पहले की बात नहीं, 250 वर्ष पहले कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सभी जीवों को दो जगत में बांट दिया था, पादप जगत और जंतु जगत। समझ में आ गया होगा। क्या आधार थे? 3 प्रमुख आधार थे, कोशिका भित्ति, चलनन, पोषण। तो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको रख दिया पादप जगत में, जंतु जगत से हटा दिया, या फिर आप कह सकते हो उसमें उनको नहीं रखा। चलनन, जो जीव चल सकते हैं, जैसे हम लोग चल सकते हैं, कीड़े मकोड़े चल सकते हैं, मकड़ी चल सकती है, मक्खी चल सकती है, केचुला चल सकता है, और क्या चल सकता है? हाथी चल सकता है। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, है ना। जो भी चल पाते हैं उनको जंतु जगत में रख दिया और जो नहीं चल पाते उनको पादप जगत में रख दिया। पोषण क्या था? जो स्वयं भोजन बना ले उनको पादप जगत में, जैसे पौधे, और जो स्वयं ना बना पाए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पौधों को खा करके अपना पेट भरते हैं, परपोषी हुए हम लोग, तो उनको जंतु जगत में रख दें। तो ये थी कैरोलस लिनियस की द्विजगत प्रणाली। आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को चलिए दोस्तों देखते हैं। और उदाहरण यहां पर अगर हम देख लें, उदाहरण हम मिटा करके अगले में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने अब यहां तक पढ़ लिया ना पादप जगत। यहां पर हम तो बहुत जगह लेके लेते हैं ना, इस जगह को बचाते हैं और ऊपर लिखना शुरू करते हैं। परिचय, द्विजगत प्रणाली की कमियां, द्विजगत प्रणाली की कमियां। देखिए भाई, समय बीता, धीरे धीरे जो अरस्तु ने प्रस्तुत किया था उसमें कमियां निकली। बहुत समय, लंबे समय तक वैज्ञानिकों ने इस पद्धति को भी, प्रणाली को भी महत्व दिया, लेकिन एक समय आया जब, माफ कीजिएगा, है ना, एक समय आया जब इसमें भी कमियां दिखने लगी। क्या कमियां थी? देखिए, इन्होंने क्या किया था कि पादप में और जंतु जगत में, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने इसमें रख दिया था यूग्लिना, शैवाल, ठीक है, पौधे, उसके बाद इसमें रख दिया था जंतुओं को, जैसे मकड़ी, मनुष्य, ठीक है, ये सब। उसके बाद में दूसरी बात ये कि देखिए, इसमें पादप में इन्होंने शैवाल, कवक को भी यहीं पे रख दिया था, ठीक है। तो इसमें साधारण, अभी धीरे धीरे जब खोज हुई तो पता चला कि भाई कोशिकाएं भी की जो संरचना होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं देख लेते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक, तथा प्रोकैरियोटिक। जीवों को एक साथ रख दिया, जीवों को एक साथ रख दिया।
एक साथ रख दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीवों को दोनों को एक साथ रख दिया। इसमें जीवाणु, ठीक है, नीली हरित शैवाल, नीली हरित शैवाल, ठीक है, इसमें इन्होंने इन सभी को रख दिया। देखिए अब यहाँ पे नीली हरित जो शैवाल होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, मतलब दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक देखो, मान लीजिए ये कोशिका है, ये केंद्रक होता है, ठीक है, और एक कोशिका ये है, और इसमें कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कोशिका की संरचना। तो देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर कितना होता है, केवल इतना अंतर होता है कि जो ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, ये जो केंद्रक है इसके चारों ओर केंद्रक कला पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और पूरे जीव विज्ञान में लगभग आने वाली चीज है, ठीक है। तो ये आपको यूकैरियोटिक कोशिका समझ में आया, मतलब कि वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला पाई जाती है उनको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं होती, मतलब ये यहाँ पे देखिए नहीं है, सॉरी यहाँ पे है और यहाँ पर नहीं है, डीएनए बाहर बिखरा हुआ है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि द्विजगत प्रणाली में कैरोलस लिनियस ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को एक साथ में रख दिया, तो एक कमी इनकी हो गई। दूसरा बात इन्होंने क्या किया, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा बात है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रख दिया, ठीक है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को भी एक साथ रख दिया इन्होंने, चूंकि देखिए यहाँ पे युगलिना, कुछ शैवाल और कुछ कवक भी एक कोशिकीय होते हैं, और यहाँ पर पौधों को भी रख दिया है, ठीक है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ रख दिया था इसमें इन्होंने। एक होता है और स्वपोषी तथा परपोषी को एक साथ रख दिया गया, एक साथ रख दिया स्वपोषी और परपोषी को भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पौधे हैं, शैवाल हैं, ये सब स्वपोषी, और कवक क्या होता है, परपोषी होता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता क्योंकि इनमें क्या होता है कि ये इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। 3 हो गए, चौथा देख लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी को एक साथ रख दिया। मतलब प्रकाश संश्लेषी वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। अप्रकाश संश्लेषी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। उसके विपरीत में प्रकाश संश्लेषी, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पौधों के अंदर, पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, क्लोरोफिल के कारण, और उसी क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो वो चीज तो कवक में पाया नहीं जाता। कवक आप देखते हैं, मशरूम उदाहरण, कवक में उदाहरण ले लेंगे मशरूम या कुकुरमुत्ता, आप लोग देखे होंगे गांव गली में, जहाँ सड़ा गला होता है, गोबर होती है या फिर पांस वगैरह कुछ भी सड़ा गला पड़ा रहता है, तो वहां पर उगता है। तो इसमें कवक में नहीं पाया, ये अप्रकाश संश्लेषी, बल्कि पौधे क्या हैं, प्रकाश संश्लेषी। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। तो दोनों को क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। तो ये कई सारी कमियां थी
जो द्विजगत प्रणाली में थी। तो फिर से एक बार वैज्ञानिक लोग सब लोग कह रहे नहीं, ये तो बदलना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, है ना, मतलब इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। और क्योंकि खोज भी बढ़ गई, पहले जब द्विजगत प्रणाली उन्होंने दिया था तब लोगों को पता ही नहीं था कि कोशिकाएं दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब बाद में जब खोजे होते गए धीरे धीरे तो उसमें कमियां निकलती गई, तो फिर से एक प्रणाली विकसित की गई जिसे 1969 ईस्वी में व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो अब हम इसके बाद जो तीसरा वैज्ञानिक का नाम और तीसरा एक वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करेंगे दोस्तों वो, लेकिन इसके आगे वाले वीडियो में रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।